नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से हम लोग आपके लिए आरओ जो कि 20 सितंबर 2020 को जिसकी परीक्षाएं हुई हैं, ये वैकेंसी 2016 की थी जिसकी परीक्षा फिलहाल अभी 2 दिन पहले संपादित की गई है, पूरी हो गई है। और इसका एक हिस्सा यानी देखिए, अब हम लोग जो एक्सप्लेनेशन आपका यानी क्वेश्चन का जो सॉल्व लेकर आ रहे हैं, सोल्यूशन जो लेकर आ रहे हैं, वो विद एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं, उसकी व्याख्या सहित आपको वर्णन दे रहे हैं और विषयगत रूप से यानी कि सब्जेक्ट वाइज रूप से आपको इसको दिया जा रहा है, सब्जेक्ट अलग अलग करके। जैसे इससे पहले मैंने आपको पॉलिटी के आंसर दिए थे और आज अभी हम लोग जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन का आपका सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके उत्तर बताने जा रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन जो आप लोग देकर आए हैं उसको मैच भी कर लीजिएगा। मैच करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। अगर कोई गलत हो गया है तो वो कहां पर गलत हो गया है, किस तरह से गलत हो गया, उसका उत्तर क्या होना चाहिए, ताकि भविष्य में उन सवालों को याद रखा जा सके। क्योंकि आज की एक कोई गलती वो हमारे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि अक्सर हम गलतियां करके ही सीखते हैं। कोशिश वैसे ये करें कि हम लोग सीखें, गलतियां कम से कम हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसको देखा जाएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को लेकर चलते हैं। हम लोगों के पास जो क्वेश्चन शीट है वो है सेट डी। मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, सेट डी है, ठीक है ना। यानी हम लोगों के पास जो सेट डी है उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर है, ठीक। तो नंबरिंग जो होगी वो सेट डी के हिसाब से होगी। बाकी क्वेश्चन आंसर अगर आप देखेंगे तो ए बी सी में आप देखेंगे तो अलग अलग आपको वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अपने अपने सवाल की शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री में। और हिस्ट्री का 52 नंबर का जो सवाल है ये सेट डी की बात कर रहा हूं मैं। तो 52 नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र, ठीक। ये हिंदी के महीनों के हिसाब से बात की जा रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं है, ये हिंदी का महीना है। और हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर है डी। देखिए लिखा भी हुआ है यहां पर, आंसर है डी। ये जो हिंदी का महीना हम लोगों का चलता है, ये हिंदी का हम लोगों का महीना जो चलता है वो शक कैलेंडर पर चलता है, ध्यान रखिएगा। शक संवत के आधार पर हम लोग हिंदी कैलेंडर को चलाते हैं, जिसका सबसे पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है, ठीक है। लगभग ये मार्च अप्रैल के मिड के पोर्शन से शुरू होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग, हर महीने जो दिए हुए हैं। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो हिंदी का पहला महीना जो होगा वो आपका चैत्र का महीना होता है और ये शक संवत के आधार पर है, ठीक है। जो माघ का महीना है ये 11वां महीना है हिंदी कैलेंडर का। पौष जो है वो 10वां महीना है हिंदी कैलेंडर का। और जो फाल्गुन है ये हम लोगों का 12वां महीना है, जो कि हिंदी कैलेंडर से शक संवत के आधार पर है, ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों के 62 नंबर का, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्टी बेग। अब देखिए बेसिकली जो टार्टी बेग है ये टर्ती बेग है, ठीक है ना। ये इंग्लिश का वो जो होता है ना टाइपिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा, ये टर्ती बेग है। महमूद लोदी। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का आंसर जो है वो हकीम सूर या हकीम सूरी है, ठीक है। हम लोगों का आंसर बी हकीम सूरी है, ठीक। इब्राहिम गारदी की अगर यहीं पे बात करते हैं, इसकी व्याख्या भी आपको दिखा देता हूं। इब्राहिम गारदी भी जो है ये आपके मराठा सेनापति, जो पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था ना, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, तो उनमें जो तेग सेना वाला हिस्सा था उसको इब्राहिम गारदी के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा था। तरती बेग जो है ये मुगल सेना के अधिकारी हैं, हुमायूं के सेनापति में से एक आते हैं। महमूद जो लोदी हैं ये आपके लोदी वंश से ताल्लुक रखते हैं। हकीम सूर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध कर रहे थे, उनके सेनापति के तौर पर थे। हकीम खां सूर का जो जन्म है या हकीम खां सूरी का जो जन्म है ये 1538 में हुआ है।
ये ये अफगानी व्यक्ति हैं और अफगान शासक जो शेर शाह सूरी है उनके वंशजों में से एक थे। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ये बिहार से मेवाड़ चले आए थे और अपने करीब 800 से 1000 अफगान सैनिकों के साथ ये महाराणा प्रताप के साथ सामने प्रस्तुत हुए थे। वैसे भी अफगानों का मुगलों का एक पुराना द्वंद्व है, वो हम लोग जानते भी हैं। हकीम खां सूरी को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सेनापति घोषित कर दिया। हकीम खां हरावल, जो सेना का अग्रिम टुकड़ी होता है ना, उसे हरावल कहा जाता है। हकीम खां हरावल का नेतृत्व करते थे, यानी सेना की अगली जो टुकड़ी है, जो फ्रंटियर पार्ट है, उसको लीड करते थे। ये मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख, यानी कि जो पूरे शस्त्रागार जो होते हैं उसके प्रमुख, जिसे मायरा कहा जाता था, उसके प्रमुख थे। हकीम खां सूरी एकमात्र व्यक्ति थे जो मुगलों के खिलाफ मुसलमान होते हुए भी महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध किए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते ये शहीद और अमर भी हो गए। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिल जाना, अंग्रेजों की बेहतरीन नौसैनिक ताकत का होना। अब जो नीचे दिए गए कूट हैं उनसे हम लोगों को अपने आंसर निकालने हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न तो एक न तो दो। तो देखिए यहां पर अंग्रेजी सेना की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो उनकी नौसेना का ताकतवर होना है। ये हम लोगों का आंसर है। देखिए लिखा भी हुआ है, आंसर भी नीचे की ओर देखेंगे तो आंसर लिखा हुआ है। अंग्रेजों की जो सेना है वो, उसकी जो नौसेना है वो बेहतरीन है, वो ज्यादा ताकतवर है। एक कारण, कई कारण है। देखिए ये बड़ा कारण है, इसके अलावा और एक कई कारण है। बंगाल की जो अपार जन धन का बात कर रहा है, जनशक्ति की, तो फिलहाल तो वो अभी फिलहाल साथ में यहां पर नहीं दिख रही है। तो मजबूत नौसेना है। अंग्रेजों के पास अधिक योग्य सेनापति हैं। देखिए अधिक की जगह पर वो अधिक लिख दिया है, ठीक है, वो अधिक लिखा हुआ है, वो अधिक योग्य सेनापति हैं। अंग्रेजों के सेनापति को तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह थी कि तुरंत निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था, यानी वो तुरंत निर्णय ले लिया करते थे कि उन्हें क्या करना है। कंपनी या उन्हें इंग्लिश क्राउन की ओर अपना पैगाम और उधर नजर नहीं रखना है। फ्रांसीसियों का जो ड्रॉबैक है वो सबसे बड़ा यही है कि उनको अपने प्रत्येक निर्णय को कहीं ना कहीं राजा की ओर से मिलने वाले आदेश के अनुसार चलना पड़ता था, और जिसमें कई एक बार दिक्कतें और कई एक बार देर हो जाती थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनके साल दिए गए हैं। तो विद्रोह है रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील आंदोलन या जयंतिया विद्रोह। ठीक, ABCD कूट दिया गया है और इसको मिलाने को कहा गया है। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर है वो आंसर बी है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे मिल रहा है, इसका रियल डेट क्या क्या है, हम लोग अगले स्लाइड पर देख लेते हैं। देखिए जो रंपा विद्रोह है ये 1879-80 के बीच में हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो रंपा क्षेत्र इलाका था वहां पर हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। पाबना किसान आंदोलन जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ है, यह पूर्वी बंगाल के हिस्से में हुआ है। शाहचंद्र शंभुपाल खुदी मल्लाह इसका नेतृत्व करने वाले हैं। बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ है वो 1859 टू 1860 यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो सबसे पहला जन विद्रोह दिख रहा है वो यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, और इसको लीड करने का काम किया है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। ठीक है, जयंतिया विद्रोह जो है ये आपका जयंतिया पहाड़ी के बीच निवास करने वाले लड़ाकू जनजातियों के द्वारा किया जा रहा था, और खासी जो विद्रोह है उससे मिलता जुलता है। और तीरथ सिंह जो कि खासी विद्रोह के नेतृत्व करता है वो इस विद्रोह को भी नेतृत्व कर रहे थे। 1860 से 63 के बीच में ये विद्रोह हुआ है।
ठीक है, अब इस डेट के हिसाब से और इस पूरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जब हम मिला लेंगे तो हम लोगों का बी ऑप्शन जो था वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो देखिए, अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक है, वो है अलाउद्दीन का बेटा जिसका नाम मुबारक खिलजी, यानी कि आंसर सी है। ठीक, देखिए हुआ क्या, 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है। मुबारक खिलजी का प्रधानमंत्री कह लीजिए, वजीर कह लीजिए, जिसे नसरुद्दीन खुसरव शाह के नाम पर जाना जाता था। तो एक इल्तुतमिश ने परंपरा बना रखी है कि बगदाद में बैठे हुए खलीफा से एक प्रकार का सर्टिफिकेट, सुल्तान है एक प्रकार का, ये परंपरा है नहीं, बस ये खाली एक होता नहीं, एक ट्रेडिशन और थोड़ा सा धर्म की राजनीति को ध्यान में लेकर किया गया है और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ किया गया और वहां से वो परंपरा चल बैठी, वो आगे के लोगों ने भी स्वीकार किया। वो अलग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी भी खलीफा को बहुत महत्व नहीं देता है और उसी से एक कदम बढ़कर उसका आगे का बेटा, उसका बेटा एक कदम आगे बढ़ा लेता है। तो नसरुद्दीन खुसरव शाह ने अपने सुल्तान से खलीफा से उस सर्टिफिकेट का, मतलब सर्टिफिकेट में अंग्रेजी शब्द की बात कर रहा हूं, एक अंग्रेजी शब्द का उल्लेख कर लिया, मतलब एक प्रकार से उनका प्रमाण पत्र मिल जाए, उनकी ओर से आशीर्वाद मिल जाए। तो मुबारक खिलजी ने खलीफा को पूरी तरह से नकार दिया, उसकी सत्ता को पूरी तरह नकार दिया और उसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। वही पूछा गया था सवाल में कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, उसके द्वारा इस उपाधि को ग्रहण किया गया है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो कि 67 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से नहीं जुड़े हैं? रशीद अली, शाहनवाज, PK सहगल यानी प्रेम कुमार सहगल और BC दत्त। तो देखिए, इसमें जो हम लोगों के नहीं जुड़े हुए हैं वो है BC दत्त महोदय। ठीक है, बाकी अगर लोगों की बात करते हैं तो देखिए, रशीद अली INA के एक सैनिक है, शाहनवाज खान साहब और प्रेम कुमार सहगल, PK सहगल, ये सभी बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं और इन सभी लोगों पर, PK सहगल, शहनवाज हुसैन, गुरदयाल सिंह ढिल्लों पर लाल किले पर मुकदमा भी चलाया गया था और इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे भूला भाई देसाई, अपने जमाने के एक बड़े वकील थे भूला भाई देसाई, और सभी लोगों को जो मृत्यु दंड दिया जा चुका था, जिस पर अपील दायर की गई थी, उससे मुक्त करा लिया गया था। और ये जो लाल किले का मुकदमा चला था इन लोगों पर, इसमें कई उस समय के बड़े बड़े वकीलों ने हिस्सा लिया, तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना रशीद अली की वजह से इस मुकदमे में शामिल हुए थे। वो बात अलग है कि इन सभी लोगों ने सिर्फ ओवरकोट, काले रंग का जो चोगा कहा जाता है वकीलों का जो पहनने वाला, वो पहनकर उपस्थित हुए थे। जो पैरवी की, जो बहसबाजी की थी, वो भूला भाई देसाई के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 68 नंबर का, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक बात है, ये सत्य कथन है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर घोषिता लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग एरर है, घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो घोषित कर दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। फिर लिखा गया यह एक अहिंसक आंदोलन था, बस यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान अगर हम लोग इसकी व्याख्या पर जाकर देखें तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा भी दिया हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान जनता में एक क्रोध की जबरदस्त ज्वाला भी फैल गई और जिसकी वजह से भारत के कई एक जगहों पर ढेर सारे उपद्रव वगैरह हुए हैं, यानी कुल मिलाकर हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं, यानी
इस आंदोलन को हम अहिंसक आंदोलन के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, समानांतर सरकार तक बनाई गई है, जैसे आपका सतारा ये बलिया में, जिसके बाद तामलुक में, फिर सतारा में समानांतर सरकारें भी बनी हैं। इन समानांतर सरकारों के दौरान भी हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 70 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, विभिन्न योजना, CR फार्मूला। अब जो नीचे दिए गए ABCD 2 1 3 4 2 1 4 3 इस तरह से जो कोड दिए गए, इन कोड में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो हम लोगों का B है। ठीक है, B। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं डेट वाइज, कब कब आया। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन जो आया था 23 मार्च 1942 को आया है। डेट मिलाते चलेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। अगस्त ऑफर जो आया था ये 8 अगस्त 1940 को आया। फिर इसके बाद आपका CR फॉर्मूला है जो कि 10 जुलाई 1944 को आया। वेवल प्लान जो है वो 14 जुलाई 1945 को आया, यानी अगस्त प्रस्ताव पहला हो गया, क्रिप्स मिशन दूसरा हो गया, CR फॉर्मूला तीसरे नंबर पर हो गया और वेवल प्लान जो है वो आपका चौथे नंबर पर हो गया। तो जो B ऑप्शन था वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और संगठन दिए गए हैं, एक और उसके संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। जो संगठन दिए गए हैं उनका नाम यंग बंगाल आंदोलन है। व्यक्ति जो है वो हेनरी विलियम डेरेजियो है। दूसरी संस्था है बहिष्कृत हितकारिणी सभा और जिसके संबंधित व्यक्ति ज्योतिबा फूले साहब, नीचे की ओर नाम लिखा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था है, संगठन हो गया, और जिसके संस्थापक या जो संबंधित व्यक्ति है कर्नल अलकाट साहब है। इसके बाद यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिससे संबंधित व्यक्ति आपके सैयद अहमद खान साहब है। अब इनमें से पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो है हम लोगों का B नंबर का, यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, ये गलत है। ठीक है, अब कैसे गलत है इसको भी देख लिया जाए। देखिए यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरेजियो बिल्कुल सही है, मिल रहा है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि 1924 में स्थापित किया गया था और इसे स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा नहीं किया गया था। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा जो संस्था बनाई गई थी, तो आप सबसे नीचे देखेंगे वो संस्था थी सत्य शोधक समाज, 1873 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में कर्नल अलकाट के द्वारा ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित की गई संस्था हुआ करती थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इसे 1888 में सैयद अहमद खान साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा गलत है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि 132 नंबर का, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो देखिए हम लोगों का जो आंसर है वो C है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए भगत सिंह जिस संस्थाओं से जुड़े हैं उनकी बात करें तो वो है हम लोगों का नौजवान सभा जो पंजाब में 1926 में बना। उसके बाद वो जुड़ गए थे HSRA से, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, जिसकी स्थापना 1928 के में की गई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। लाला लाजपत राय पंजाब के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं और काफी बड़ा नेतृत्व रहा है उनका। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई है। ठीक, और हुआ ये कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और जनता के बीच उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ रही। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम लोग मास लीडर और पब्लिक लीडर की बात करें तो वास्तविक रूप से सिर्फ दो ही नेता ऐसे हैं जो मास लीडर और पब्लिक लीडर हैं, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक की अपनी एक विशेषता थी, वो लोगों के बीच जाना, उनको अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेरित करना, और जिसके लिए उन्होंने अखाड़े बना रखे। एक संस्था जो क्रांतिकारियों की संस्था थी जिसे
व्यायाम मंडल के नाम पर जाना जाता, वो भी एक प्रकार का अखाड़ा था जहां पर कुश्ती वगैरह किया जाता था। तो इस प्रकार के अखाड़े बनाना, लाठी क्लब तैयार करना, गौ हत्या विरोध में सभाएं स्थापित करना, ये बाल गंगाधर तिलक के प्रयास थे लोगों को इकट्ठा करने के। तो लाठी क्लब ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बनाए जाने वाली संस्थाएं हुआ करती थी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 133 नंबर का सवाल है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत कुछ काम किया जाना है। यह स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, जो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, विधवा महिलाओं को लेकर, नारी उत्थान को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा जो धरती पर सामाजिक बुराइयां हैं पहले मैं उन्हें खत्म कर लूं, फिर उसके बाद मैं ईश्वर के प्रति, ये जब रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई है तब उन्होंने इस बात को कहा हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के एक महान समाज सेवी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन और अपना सारा संपत्ति, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको उनके जीवन से एक घटना भी बताऊंगा जो बहुत इंप्रेसिव है, तो धन और समाज सुधार के कार्य में अर्पित कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह पर जो सामाजिक प्रतिबंध लगे थे, बुरा माना जाता था, बड़ी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, तो उस पर से एक प्रकार से उस प्रतिबंध को हटाना, उसे यानी विधवाओं को क्या अपराध है, कोई बच्ची अगर विधवा हो जाती है, उसका पति बीमार है, बीमार हो गया तो मर गया, बच्ची का क्या अपराध है? जंगल झाड़ी में गए हुए हैं, सांप ने काट लिया, किसी कारणवश डेथ हो गई, तो उस छोटी उम्र में शादियां पहले हो जाती थी, तो उनका यह कहना था कि क्या अपराध है उन लोगों का जो ऐसी आपदा में विधवा हो गई या विधवा हो गई, तो क्या पर उनके साथ क्या है? क्या हम इंसानों का यह अधिकार नहीं कि उनको फिर से एक दोबारा जीवन जिया जाए, वो हंस खेलकर दोबारा जीवन में आए? वैधव्य जीवन जो हम लोगों के सामाजिक नियमों के में इतना कठिन बना दिया गया, तो क्यों उनको इस तरह से कठिन जीवन जीने के लिए किया जाए? तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सब विधवा पुनर्विवाह हो जाए, उनको फिर से इंकरेज मिले। अंग्रेजी सरकार का समर्थन तक मिल गया। 1856 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक विडो रिमैरिज एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब इसे एक कानूनी अधिकार दे दिया गया कि जो इस तरह के विधवा विवाह से यानी विधवाओं से विवाह करेगा उनको कहीं ना कहीं आपको कानून के तहत वो होगा और समर्थन और कहीं ना कहीं सहायता मिल जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने के क्रमानुसार को निम्नलिखित कोड या कूट में जो सही क्रम दिया है उससे चयन करना है। देखिए कोड दिए है, यह है ना ABCD करके, तो इसमें जो सही कूट या जो कोड है वो B नंबर का है। ठीक है, अब वो घटनाएं कैसे कैसे हो रही है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था, चला गया था, ये बात है करीब 60 के आसपास की बात है, वो चला गया है, तो 65 में वापस आ गया है, बीमार पड़ गया था तो वापस चला गया है। 65 में क्लाइव वापस आ गया। इलाहाबाद का जो संधि हो रहा है वो 12 अगस्त 1765 को हो रहा है, जो कि बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ है। बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर बना है, बेसिकली वो गवर्नर जनरल जो बना है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना हुआ है। ठीक है ना, तो अगर इस क्रम को, इस डेट को हम लोग याद रख लें तो पहली घटना क्लाइव का वापसी हो जाती है। ठीक है, सॉरी, पहली घटना हो जाएगी बक्सर का युद्ध हो जाएगा, फिर क्लाइव की वापसी हो जाएगी, फिर इलाहाबाद का समझौता हो जाएगा और सबसे अंत में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर, भारत नहीं बंगाल का गवर्नर बना दिया जाएगा। परंपरागत रूप से हम लोग भारत का गवर्नर पढ़ते हैं तो वही लिखा हुआ है। 135 नंबर का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और नीचे हुए दिए गए कूट से उसको मिलाना है। सूची 1 यानी कि लिस्ट 1 दिया गया इलाहाबाद की संधि, एक्स ला चैपल संधि, ला बुरदासे द्वारा मद्रास
पर अधिकार और डुप्ले का अपने पद से हटाया जाना। सामने की ओर लिस्ट 2 में वो ईयर्स दिए गए हैं, नीचे कूड दिया गया है, कोट दिया गया है, जिससे हम लोगों को मिला देना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और आसानी से मिला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ला बोर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1764 में किया गया है। एक्स ला चैपल की संधि 1748 में हुई है। डुप्ले को उसके पद से 1754 में हटाया गया है और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई है। बस ऐसे मिला लेना है तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा और आंसर हो जाएगा और हम लोग अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभाष्य, महाभारत या अष्टाध्यायी? ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, ढेर सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है ना। देखिए, रज़्मनामा हिंदुओं का प्रसिद्ध महाकाव्य संस्कृत भाषा का, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था और रज़्मनामा के नाम पर किया था। बदायूनी ने रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर जो है वो महाभारत हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, 137 नंबर का। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा युद्ध, चौसा युद्ध। वही सवाल, वही बात, स्टेटमेंट नीचे दिए गए कूट से सही आंसर करना है। आंसर हम लोगों का बी है। ठीक है, क्रम हम लोग देख लेते हैं इस पूरे घटनाओं का। चंदेरी का युद्ध 1528 में हो रहा है, हुमायूं के बीच में और मेदिनी राय, बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में हो रहा है। चौसा का युद्ध 26 जून 1939 को हो रहा है, हुमायूं और फरीद के बीच में, जिसे इतिहास शेरशाह सूरी कहता है। कन्नौज, इसे हम लोग बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या बिलग्राम युद्ध जो है 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तालीकोटा जो युद्ध हो रहा है ये दक्षिण भारत का विजयनगर से जुड़ा हुआ है। ये 26 जनवरी 1565 को हो रहा है और विजयनगर के शासक सदाशिव हैं और विपक्ष में जो बहमनी साम्राज्य और जो मुस्लिम संघ है उनका मिला जुला रूप है जो इस युद्ध को अंजाम दे रहा है, जिसमें सदाशिव को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। अगले सवाल पर आ जाते हैं जो कि 138 नंबर का है। घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर देना है और नीचे दिए गए जो कोड हैं, जो कूट हैं, उनसे उनको मिलाना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा का आंदोलन, इसको मिलाना है हम लोगों को। हम लोगों का जो ऑप्शन दिया गया है वो ए ऑप्शन दिया गया है। आंसर जो है वो ए है। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसको मिला लेते हैं। जो डिक्लेरेशन आया है पूर्ण स्वतंत्रता की, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था और ये हुआ था 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ है। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं जो कि 139 नंबर का है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। दिया हुआ है लिस्ट 1, एक और कुछ संस्थाएं दी गई है। इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है। दूसरी ओर लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके फाउंडर्स के नाम दिए गए हैं। आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू ऐसे पूरा नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता। ठीक, कूट दिया गया है और हम लोगों का जो आंसर है वो ए रहेगा। कैसे, वो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा बनाया गया है। आनंद मोहन बोस उनके साथी, उनके मित्र हैं जो उसमें सहयोग करेंगे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और आगे चलकर इसमें गोपाल कृष्ण गोखले साहब भी शामिल हो जाएंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना है, फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा बनाया गया है। मद्रास महाजन सभा 1884 में आनंद चार्लू या पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, इंपीरियल गेजेटेरियर
के संकलनकर्ता कौन थे? गजेटियर, सॉरी, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कॉलिन क्लार्क, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स एलियट, विलियम डिग्ली। तो देखिए, जो इंपीरियल गजेटियर है इसके संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर साहब थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1881 में इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ। इसका जो रूपरेखा है, इसकी जो ड्राफ्टिंग है, वो विलियम विल्सन हंटर के द्वारा 1869 में आरंभ कर दिया गया था। ये 9 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है। इसका दूसरा संस्करण 1885 से 87 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें 14 वॉल्यूम थे। हंटर को भारत में गजेटियर का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हम लोगों के ROARO जो पेपर 20 सितंबर को आयोजित किया गया 2020 में, उसके इतिहास के सवाल थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। और उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, और उम्मीद है तो पसंद ही आएगा, तो इन्फो कैप्सूल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।